आज का टॉपिक है सिंधु सभ्यता में विज्ञान प्रौद्योगिकी या हड़प्पा सभ्यता में विज्ञान प्रौद्योगिकी। आज का टॉपिक क्या है? सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो आज का टॉपिक हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग किस प्रकार से करते थे। तो आइए जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है किस प्रकार से किया था और किन किन चीज़ों का जो है निर्माण विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो टॉपिक क्या रहेगा? सिंधु सभ्यता की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम सबसे पहले क्या देखेंगे? औषधि, औषधि एवं शल्य चिकित्सा, एवं शल्य चिकित्सा, औषधि एवं शल्य चिकित्सा। दूसरा क्या रहेगा? दूसरा रहेगा सिंधु सभ्यता के लोगों को गणित का ज्ञान था, तो गणित रहेगा। तो पहला क्या है? औषधि एवं शल्य चिकित्सा। दूसरा क्या रहेगा? दूसरा रहेगा गणित। फिर उसके बाद में तीसरे की बात करें तो कृषि तकनीक की बात करेंगे। सिंधु सभ्यता के लोगों को कृषि तकनीक का ज्ञान था, तो कृषि तकनीक। ठीक है, इसके बाद कृषि तकनीक के बाद बात करेंगे हम माप तौल की, माप तौल की प्रणाली। तो माप तौल की प्रणाली की बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम धातु विज्ञान की। तो सिंधु सभ्यता के लोगों को धातु विज्ञान का ज्ञान था। किसकी बात करेंगे? धातु विज्ञान की। इसके बाद बात करेंगे रसायन विज्ञान की। किसकी? रसायन विज्ञान। तो धातु विज्ञान, रसायन विज्ञान। इसके बाद बात करेंगे हम, सातवां पॉइंट रहेगा हमारा मनके और मृदभांड। तो सिंधु सभ्यता के लोगों को मनके और मृदभांड का भी उत्तम ज्ञान था। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे आठवें पॉइंट में हम परिवहन की बात, कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने परिवहन में किस प्रकार से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया था। ठीक है दोस्तों, तो सिंधु सभ्यता की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आज का टॉपिक है। उसके अंतर्गत सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? औषधि एवं शल्य चिकित्सा, औषधि एवं शल्य चिकित्सा। दूसरा क्या रहेगा? फिर गणित के बारे में देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोगों को गणित का ज्ञान किस प्रकार से था। फिर देखेंगे कृषि तकनीक की बात करेंगे, माप तौल की प्रणाली देखेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे धातु विज्ञान की, रसायन विज्ञान की, मनके और मृदभांड की। उसके बाद सिंधु सभ्यता के लोगों ने परिवहन में किस प्रकार से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया था। ठीक है, तो देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता में जो हमें व्यवस्थित नगर प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होता है? व्यवस्थित नगर। और जो पक्के भवन प्राप्त होते हैं, भवन प्राय द्विमंजिला हुआ करते थे। उसके बाद जो देखें हम कि परस्पर समकोण पर काटती सड़कें 90 डिग्री एंगल पर और ग्रिड पद्धति पर आधारित नालियां, वहां से प्राप्त महास्नानागार, अन्नागार और गोदीवाड़ा आदि से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता की जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी थी वो उन्नत अवस्था में थी दोस्तों। तो किससे स्पष्ट होता है? तो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत पाए गए व्यवस्थित नगर। ठीक है, क्या? व्यवस्थित नगर, प्राय द्विमंजिला भवन, पक्की सड़कें जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। वैसे तो प्राय कच्ची सड़कें प्राप्त हुई हैं सिंधु सभ्यता से, एक ही स्थान से जो है मोहनजोदड़ो आदि से जो है पक्की सड़कें प्राप्त हुई हैं। तो व्यवस्थित नगर, द्विमंजिला भवन, ठीक है, परस्पर समकोण पर काटती सड़कें, ग्रिड पद्धति पर आधारित नालियां, महास्नानागार, अन्नागार और गोदीवाड़ा
आदि से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता की विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्नत अवस्था में थी दोस्तों। ठीक है, अब जो सबसे पहला पॉइंट देखें हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कौन सा था, तो सबसे पहला पॉइंट था औषधि एवं शल्य चिकित्सा। औषधि एवं शल्य चिकित्सा। तो सिंधु सभ्यता के लोगों को औषधि एवं शल्य चिकित्सा का भी ज्ञान था। औषधि एवं शल्य चिकित्सा का भी ज्ञान था। अब औषधि एवं शल्य चिकित्सा का ज्ञान किस प्रकार से था सिंधु सभ्यता के लोगों को, हम किस प्रकार कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों को औषधि और शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। तो औषधि की बात करें हम तो मोहनजोदड़ो से, हमें कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से हड्डी की सुइयां प्राप्त हुई हैं। हड्डी की सुइयां प्राप्त हुई हैं। सुइयां प्राप्त हुई हैं। तो हड्डी की सुइयां कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से हमें क्या प्राप्त हुआ है, हड्डी की सुइयां प्राप्त हुई हैं। तो जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु सभ्यता में कहीं ना कहीं औषधि का ज्ञान था। सिंधु सभ्यता के लोगों को औषधि का ज्ञान था। आज भी हम देखते हैं कि जब शरीर की चीरा फांकी की जाती है, उसके बाद में जो टाँके लगाए जाते हैं या जो चोट लग जाती है या कट फट जाता है शरीर में कहीं भी, तो उसके बाद में जो टाँके लगाए जाते हैं सुई के द्वारा, उसी प्रकार की सुइयां हमें कहाँ से प्राप्त हुई थी है, मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से जो सुइयां प्राप्त हुई हैं वो हड्डी से बनी हुई थी। ठीक है, किससे, हड्डी से। तो मोहनजोदड़ो से हड्डी की सुइयां प्राप्त हुई हैं दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से जो है देखें हम कि सिंधु सभ्यता में के लोगों को औषधि का ज्ञान था। इसके बाद में शल्य चिकित्सा की बात करें कि शल्य चिकित्सा का ज्ञान किस आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था, तो कालीबंगा और लोथल से। कहाँ से, कालीबंगा और लोथल से, और लोथल। तो कालीबंगा और लोथल से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं। खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं। शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो शल्य चिकित्सा की बात करें तो शल्य चिकित्सा कालीबंगा और लोथल से, कालीबंगा और लोथल से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों को औषधि एवं शल्य चिकित्सा का बेहतर ज्ञान था। ठीक है, इसके बाद अगला जो है बिंदु वो है गणित का ज्ञान। तो सिंधु सभ्यता के लोगों को गणित का ज्ञान भी था। गणित ज्ञान, तो गणित का ज्ञान देखें हम, सिंधु सभ्यता के लोगों को गणित का ज्ञान था क्या, सिंधु सभ्यता के लोगों को गणित का ज्ञान था। अगला क्या रहेगा, गणित का ज्ञान। तो गणित का ज्ञान किस प्रकार से सिंधु सभ्यता के लोगों को था, तो गणित की ज्ञान की बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो वस्तुओं को गिनने हेतु 16 के गुणज का उपयोग करते थे। तो वस्तुओं को गिनने हेतु, वस्तुओं को गिनने हेतु 16 के गुणज का उपयोग करते थे। 16 के गुणज का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो पहला तो ये है। इसके बाद और देख सकते हैं कि गणित का उपयोग जो है सिंधु सभ्यता के लोगों ने कहाँ कहाँ किया है, तो सड़कें परस्पर एक दूसरे को समकोण पर काटती, सड़कें एक दूसरे को परस्पर समकोण पर काटती थी। समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री एंगल। ठीक है, समकोण मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो समकोण पर
काटती थी। इसके बाद देखें हम कि जो नालियां थी वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। तो ये भी लिख सकते हैं गणित ज्ञान के अंतर्गत कि ग्रिड पद्धति पर आधारित नालियां, ग्रिड पद्धति पर निर्मित नालियां, तो ग्रिड पद्धति पर निर्मित नालियां, ठीक है। इसके बाद देखें हम इसके बाद गणित ज्ञान के अंतर्गत देखें तो हम पैमाना भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पैमाने, क्योंकि पैमानों में जो है अंक दिए रहते हैं। जैसे आजकल जो पैमाना दिया होता है उसमें दिए हुए होते हैं ना 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो पैमाने को भी हम गणित के अंतर्गत रख सकते हैं, पैमाने को भी हम गणित के अंतर्गत रख सकते हैं। तो गणित ज्ञान के अंतर्गत देखें सिंधु सभ्यता के लोगों को गणित का ज्ञान किस प्रकार से था। तो वस्तुओं को गिनने हेतु 16 के गुणज का उपयोग करते थे ये लोग। सड़कें एक दूसरे को परस्पर समकोण पर काटती थी या 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। ग्रिड पद्धति पर निर्मित नालियां, किस पद्धति पर? ग्रिड पद्धति पर निर्मित जो है नालियां हुआ करती थी। और पैमाने की बात करें तो पैमाना भी सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो है गणित ज्ञान को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा देखें गणित ज्ञान के अंतर्गत क्या रहेगा। तो इसके बाद जो गणित ज्ञान के अंतर्गत ईंटों का आकार, ईंटों का आकार भी गणित ज्ञान के अंतर्गत रह सकता है। ईंटों का आकार, क्योंकि ईंटों का जो आकार है सिंधु सभ्यता के अंतर्गत, तो ईंटों का आकार क्या रहा है? 4:2:1। 4 क्या था यहाँ पर? 4 ईंट की लंबाई थी, ठीक है। 2 क्या था यहाँ पर? 2 क्या था यहाँ पर? तो 2 ईंट की चौड़ाई थी, ठीक है। और एक क्या था? एक जो है ईंट की मोटाई थी, ठीक है। तो ईंटों के आकार से भी हम सिंधु सभ्यता के गणित ज्ञान का भी अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो गणित ज्ञान के अंतर्गत क्या था कि वस्तुओं को गिनने हेतु 16 के गुणज का उपयोग करते थे वो, ठीक है। सड़कें परस्पर एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें एक दूसरे को परस्पर समकोण पर काटती थी। समकोण पर किस प्रकार से? मान लीजिए सड़क निकली हुई है और दूसरी सड़क इस प्रकार से निकली हुई है, ठीक है। तो ये समकोण बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस प्रकार से जो है सड़कें एक दूसरे को जो है परस्पर काटती थी समकोण पर, ठीक है। इसके बाद ग्रिड पद्धति पर निर्मित नालियां जो सिंधु सभ्यता के गणित ज्ञान को दिखाती हैं। इसके बाद पैमाना, पैमाना भी सिंधु सभ्यता के लोगों को गणित ज्ञान के बारे में बताता है। इसके बाद देखें हम ईंट का आकार जो है गणित ज्ञान के अंतर्गत जो है सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि जो ईंट का अनुपात दिया गया है वो 4:2:1 में दिया गया है। अर्थात 4 इसकी लंबाई है, 2 इसकी चौड़ाई है ईंट की, और 1 क्या है? उसकी मोटाई है। तो ईंट का जो आकार है वो 4:2:1 में है, ठीक है। तो गणित ज्ञान हो गया। गणित ज्ञान के बाद बात करें हम कृषि तकनीक की, किसकी? कृषि तकनीक की। तो अगला पॉइंट रहेगा कृषि तकनीक। क्या रहेगा? कृषि तकनीक। तो सिंधु सभ्यता के लोगों को कृषि तकनीक का ज्ञान था। सिंधु सभ्यता के लोगों को कृषि तकनीक का ज्ञान था, क्योंकि हमें जुताई के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं? जुताई, ठीक है। और इसके अलावा हमें हल का साक्ष्य भी प्राप्त होता है, क्योंकि जुताई किससे होगी? हल से होगी, ठीक है। तो जो जुताई का साक्ष्य प्राप्त हुआ है हमें सिंधु सभ्यता के अंतर्गत, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है कालीबंगा, कालीबंगा और सुरतुगई से, सुरतुगई, ठीक है। इसके बाद हल की बात करें तो हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है हमें? तो बनावली, बनावली, बनावली और बहावलपुर, बहावलपुर, बहावलपुर कहाँ है? पंजाब में, ठीक है। बहावलपुर कहाँ है? पंजाब में। तो पंजाब के बहावलपुर और बनावली कहाँ है? हरियाणा में, हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा के बनावली में और पंजाब के बहावलपुर में हमें हल का साक्ष्य प्राप्त होता है दोस्तों, ठीक है। तो जब हम कालीबंगा से देखते हैं तो कालीबंगा से जो खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा के लोग जो है
कितने प्रकार की फसलें प्राप्त करते थे? तो कालीबंगा के लोग एक खेत से 2 प्रकार की फसलें प्राप्त करते थे। तो वहां से जो खेत जुता हुआ है वो इस प्रकार से जुता हुआ है, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर और पूरब से पश्चिम की ओर। तो कालीबंगा से जो खेत मिला है उसमें पूरब से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर हराइयाँ प्राप्त होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो एक ही खेत से 2 प्रकार की फसलें प्राप्त करते थे। अब सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो फसलें देखें हम तो 9 प्रकार की फसलें प्राप्त होती हैं। गेहूं और जौ उनकी मुख्य फसलें थी, ठीक है। हालांकि जो है गेहूं और जौ की जो किस्में भी प्राप्त हुई हैं सिंधु सभ्यता के अंतर्गत, तो कितनी जो है उनके अंतर्गत जो है टेक्नोलॉजी का ज्ञान है उनको कि जो है किस्में भी प्राप्त कर रहे हैं गेहूं और जौ की, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कृषि तकनीक जो है सिंधु सभ्यता के लोगों को जो है कृषि तकनीक के बारे में बेहतर ज्ञान था, ठीक है। अब कृषि तकनीक के बाद बात करें हम धातु विज्ञान की, किसकी? धातु विज्ञान की। तो सिंधु सभ्यता के लोगों को धातु विज्ञान का भी बेहतर ज्ञान था। धातु विज्ञान, तो सिंधु सभ्यता के लोगों को धातु विज्ञान का भी बेहतर ज्ञान था। और किस आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों को धातु विज्ञान का बेहतर ज्ञान था दोस्तों? तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, सिंधु सभ्यता के लोगों को धातु गलाने की तकनीक, सिंधु सभ्यता के लोगों को सभ्यता के लोगों को धातु गलाने की तकनीक, धातु गलाने की तकनीक सिंधु सभ्यता के लोगों को धातु गलाने की तकनीक और मिश्र धातु जैसे कांसा बनाने की तकनीक का ज्ञान था, तकनीक का ज्ञान था, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के लोगों को धातु विज्ञान का भी बेहतर ज्ञान था, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोगों को धातु गलाने की तकनीक और मिश्र धातु जैसे कांसा बनाने की तकनीक का ज्ञान था। क्योंकि कांसा किससे बनता था? कांसा बनता था तांबा प्लस टिन से। किससे? तांबा प्लस टिन। तो तांबा प्लस टिन से जो है कांसे का निर्माण किया जाता था और कांसा बनाने हेतु द्रवी मोम विधि का प्रयोग करते थे ये लोग। कौन सी विधि का? द्रवी मोम विधि, द्रवी मोम विधि। और द्रवी मोम विधि से निर्मित किसी एक जो उदाहरण देखें हम तो द्रवी मोम विधि से ही जो है मोहनजोदड़ो से जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है वो द्रवी मोम विधि से ही प्राप्त हुई है या द्रवी मोम विधि से ही बनाई गई थी। तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो है द्रवी मोम विधि से ही बनाई गई थी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों को धातु विज्ञान का बेहतर ज्ञान था, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोगों को धातु गलाने की तकनीक और मिश्र धातु जैसे कांसे बनाने की तकनीक का ज्ञान था, ठीक है। इसके बाद बात करें रसायन विज्ञान की, तो सिंधु सभ्यता के लोगों को रसायन विज्ञान का बेहतर ज्ञान था। सिंधु सभ्यता के लोगों को रसायन विज्ञान का भी बेहतर ज्ञान था। रसायन विज्ञान का बेहतर ज्ञान था। हम किस आधार पर कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों को जो है रसायन विज्ञान का बेहतर ज्ञान था? तो देखें हम कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने जिप्सम का उपयोग किया है, जिप्सम और विटामिन का उपयोग किया है। किसका? विटामिन, बिटुमिन। तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने जिप्सम का उपयोग किया है और बिटुमिन का उपयोग किया है। जैसे देखें हम कि जो मोहनजोदड़ो से हमें महास्नानागार प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से हमें महास्नानागार प्राप्त हुआ है। तो महास्नानागार के फर्श,
के फर्श और दीवार, के फर्श और दीवार की जुड़ाई जिप्सम से की गई, जिप्सम से की गई थी। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से हमें जो महास्नानागार प्राप्त हुआ है, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से हमें जो है महास्नानागार प्राप्त हुआ है। तो महास्नानागार का फर्श और उसकी दीवार जिप्सम से जोड़ी गई थी दोस्तों। इसी प्रकार जो है विटुमन की बात करें तो जो है महास्नानागार की बाहरी दीवार थी, किसकी? महास्नानागार की। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो महास्नानागार है, महास्नानागार क्या? महास्नानागार की बाहरी दीवार, की बाहरी दीवार। तो महास्नानागार की बाहरी दीवार पर विटुमिन का प्लास्टर लगाया गया, विटुमिन। तो विटुमिन का प्लास्टर, विटुमिन का प्लास्टर लगाया गया। ठीक है, विटुमिन क्या? विटुमिन कोई डंबर या डामर जो है अपन जो है कहते हैं, क्या कहते हैं विटुमिन को? डंबर या डामर। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के लोगों को रसायन विज्ञान का भी ज्ञान था, और किस आधार पर हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान का ज्ञान था? क्योंकि जिप्सम और जो है विटामिन का प्रयोग सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया है। जिप्सम का उपयोग मोहनजोदड़ो से जो महास्नानागार प्राप्त हुआ है उसका जो फर्श बना हुआ है और उसकी दीवार है वो जिप्सम से जुड़ाई की गई है उनकी। इसी प्रकार जो है विटामिन को देखें तो जो मोहनजोदड़ो से महास्नानागार प्राप्त हुआ है तो उसकी जो बाहरी दीवार है, बाहरी दीवार पर जो है विटामिन का प्लास्टर लगाया गया है। ठीक है, तो क्या क्या देखा हमने सिंधु सभ्यता के अंतर्गत अभी तक? के औषधि एवं शल्य चिकित्सा का ज्ञान, गणित का ज्ञान, कृषि तकनीक का ज्ञान, धातु विज्ञान का ज्ञान, रसायन विज्ञान का ज्ञान। इसके बाद बात करें हम माप तौल की प्रणाली, किसकी? माप तौल की प्रणाली। किसकी बात करें? माप तौल की प्रणाली। तो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो है माप तौल की प्रणाली के अंतर्गत देखें हम कि सिंधु सभ्यता के लोगों को माप तौल की प्रणाली का किस प्रकार से ज्ञान था। तो हड़प्पा से हमें तांबे का क्या प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से हमें तांबे का पैमाना प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से तांबे का पैमाना प्राप्त हुआ है, तांबे का पैमाना। इसी प्रकार से जो है मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो से जो है सीप या शंख का पैमाना प्राप्त हुआ है। सीप या शंख, सीप किसे कहा जाता है? शंख को ही जो है सीप कहा जाता है। तो सीप या शंख का पैमाना जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार लोथल से हमें क्या प्राप्त हुआ है? तो लोथल से हमें हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। हाथी दांत का पैमाना हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार देखें हम कि मोहनजोदड़ो से हमें कहां से मोहनजोदड़ो से तो मोहनजोदड़ो से जो है सीप का बांट प्राप्त हुआ है। सीप का बांट तो जानते ही हो गए, जैसे अपन आजकल जो है गांव में भी प्रचलन में रहता है बांट, 5 किलो का बांट, 2 किलो का बांट, 2.5 किलो का बांट, जो है 1 किलो का बांट, आधी किलो का बांट। ठीक है, इसी प्रकार जो है मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से अब जो है बांट प्राप्त हो गया तो जो है तराजू भी प्राप्त होगा। तो मोहनजोदड़ो से मिट्टी का बना तराजू प्राप्त हुआ है। मिट्टी का बना तराजू, तो मोहनजोदड़ो से जो है मिट्टी का बना तराजू प्राप्त हुआ है।
तो माप तौल की प्रणाली के अंतर्गत देखें, हड़प्पा से तांबे का पैमाना प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है? तांबे का पैमाना प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से सीप का बांट प्राप्त हुआ है या शंख का बांट प्राप्त हुआ है। और लोथल से वहीं देखें हम, लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से सीप का बांट प्राप्त हुआ है और मोहनजोदड़ो से ही मिट्टी के बने तराजू का प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो माप तौल की प्रणाली। इसके बाद बात करें हम मनके और मृदभांड। किसकी? मनके और मृदभांड। तो या मोहरे, तो मोहरे, मनके और मृदभांड का भी उत्तम ज्ञान था सिंधु सभ्यता के लोगों को। मोहरे प्लस मनके और जो है मृदभांड। मनके, मृदभांड और मोहरे। तो मनके, मृदभांड और मोहरों का भी सिंधु सभ्यता के लोगों को जो है बेहतर ज्ञान था। ठीक है, अब मोहरे किस आधार पर हम कह सकते हैं कि मोहरों में जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया? क्योंकि जो मोहरे हैं, क्या है? मोहरे हैं, मोहरों में देखें हम तो मोहरें किस किस प्रकार की प्राप्त हुई हैं? तो वर्गाकार, सर्वाधिक मोहरें तो वर्गाकार प्राप्त हुई हैं। वर्गाकार, गोलाकार, गोलाकार, घनाकार, घनाकार। जबकि सिंधु सभ्यता से 2 बेलनाकार मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। 2 बेलनाकार। तो जो 2 बेलनाकार मोहरें हैं, वो एक बेलनाकार मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से जो बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से जो बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई है, वो मेसोपोटामिया की बड़ी बेलनाकार मोहर है। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की बड़ी बेलनाकार मोहर, की बड़ी बेलनाकार। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की बड़ी बेलनाकार मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। जबकि लोथल से, कहाँ से? लोथल से। तो लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? लोथल से फारस की खाड़ी की, फारस की खाड़ी की, फारस की खाड़ी की छोटी बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई है। छोटी बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई है कहाँ से? लोथल से। ठीक है, तो मोहरें वर्गाकार, सर्वाधिक मोहरें जो है वर्गाकार की प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता से जो सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं वो वर्गाकार हैं। मोहरें किससे बनी होती थी? शैल खड़ी से बनी होती थी। ठीक है, गोलाकार प्राप्त हुई हैं, उसके बाद घनाकार, और 2 मोहरें बेलनाकार की प्राप्त हुई हैं। ये 2 बेलनाकार मोहरें वो सिंधु सभ्यता के लोगों की नहीं थी, बल्कि ये जो मोहरें हैं, एक बेलनाकार मोहर है वो मेसोपोटामिया की थी जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, और एक मोहर फारस की खाड़ी की थी जो लोथल से प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके बाद मनके की बात करें हम। किसकी? मनके की। तो मनके के अंतर्गत देखें हम, मनके की, तो मनके का उपयोग सिंधु सभ्यता के लोग आभूषण के निर्माण में करते थे। किसके निर्माण में? आभूषण निर्माण में करते थे। और मनके हमें सोने, तांबे इत्यादि के प्राप्त हुए हैं। सोने, तांबे इत्यादि के प्राप्त हुए हैं। वही जो है मृदभांड की बात करें तो मृदभांड जो है हाथ एवं चाक निर्मित होते थे। हाथ एवं चाक निर्मित। ठीक है, हाथ एवं चाक निर्मित लाल और काले मृदभांड, लाल और काले मृदभांड प्राप्त हुए हैं सिंधु सभ्यता से लोग। ठीक है, और मान लीजिए लाल बर्तन है कोई, ठीक है, और इस पर जो है काले रंग की चित्रकारी कर दी जाती थी। किस रंग की? जो है काले रंग की। तो काले रंग की जो है चित्रकारी कर दी जाती थी इस प्रकार से कोई भी। ठीक है, तो हाथ एवं चाक निर्मित, हाथ एवं चाक निर्मित लाल और काले मृदभांड जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार जो है मोहरे, मनके और मृदभांड का भी सिंधु सभ्यता के लोगों को उत्तम ज्ञान था। ठीक है, इसके बाद परिवहन की बात करें। किसकी? परिवहन की।
इसके बाद बात करें परिवहन। परिवहन, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत देखें तो दो प्रकार के परिवहन देखने को मिलते हैं। एक जल परिवहन, ठीक है, जल परिवहन, और एक जो है स्थल परिवहन, स्थल परिवहन। तो जो जल परिवहन है, सिंधु सभ्यता के लोगों को जो जल परिवहन है वो मुख्यतः विदेशी व्यापार में जल परिवहन का उपयोग करते थे। और जल परिवहन में जो है नाव का उपयोग करते थे, नाव या जहाज, नाव या जहाज। और नाव या जहाज का जो साक्ष्य देखे हम तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर में नाव का अंकन मिलता है, नाव का अंकन मिलता है, ठीक है। इसके बाद स्थल परिवहन की बात करें तो स्थल परिवहन जो है किसके द्वारा किया जाता था, तो बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी के द्वारा स्थल परिवहन, बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी। इक्का गाड़ी क्या होती है, जिसमें जो है एक पशु या जानवर के द्वारा उस गाड़ी को खींचा जाता है। बैलगाड़ी में जो है सामान्यतः दो बैल लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो बैलगाड़ी का जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो दायमाबाद से प्राप्त हुआ है, दायमाबाद से प्राप्त हुआ है। जबकि इक्का गाड़ी का जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो हड़प्पा और चनूदड़ो से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा और चनूदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो परिवहन के अंतर्गत देखें हम कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने परिवहन में किस प्रकार से, सिंधु सभ्यता के लोगों ने परिवहन में किस प्रकार से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया था। तो परिवहन, जल परिवहन भी प्रचलन में था उस समय और स्थल परिवहन भी प्रचलन में था। जो विदेशी व्यापार होता था वो जल परिवहन के द्वारा होता था, जबकि जो आंतरिक व्यापार होता था वो जल परिवहन मुख्यतः किस, विदेशी व्यापार के लिए, विदेशी व्यापार के लिए, ठीक है। और स्थल परिवहन आंतरिक व्यापार के लिए, आंतरिक व्यापार के लिए जो है स्थल परिवहन का उपयोग करते थे। जल परिवहन जो है नाव या जहाज के द्वारा किया जाता था। नाव का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, एक ऐसी मोहर मिली है जिस पर नाव का अंकन मिलता है। वहीं जो है स्थल परिवहन जो है बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी के द्वारा किया जाता था। बैलगाड़ी का जो साक्ष्य है वो दायमाबाद से प्राप्त हुआ है और इक्का गाड़ी का साक्ष्य है वो हड़प्पा और चनूदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से जो है सिंधु सभ्यता के लोगों ने जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है। और एक बार रिवीजन करते हैं, समराइज करते हैं संक्षिप्त में, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। तो सिंधु सभ्यता की विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, सिंधु सभ्यता की विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर पढ़ेंगे, जिससे जो है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण या पढ़ने में जो है आसानी हो और याद करने में भी आसानी हो। पहला क्या था, तो पहला था औषधि एवं शल्य चिकित्सा। दूसरा क्या था, तो गणित का ज्ञान था उन लोगों को। तीसरा क्या था, तो कृषि तकनीक का भी ज्ञान था। चौथा क्या था, तो मापतौल की प्रणाली। पांचवा जो है धातु विज्ञान का भी बेहतर ज्ञान था। छठवा जो है रसायन विज्ञान का भी बेहतर ज्ञान था। मन के और मृदभांड का भी उत्तम ज्ञान था। और परिवहन में उन लोगों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया था। तो जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने किस प्रकार से जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है। तो सबसे पहले बात करें औषधि और शल्य चिकित्सा में किस प्रकार से जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है। तो मोहनजोदड़ो से हमें हड्डी की सुइयां प्राप्त हुई हैं। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से हमें जो हड्डियां की सुइयां प्राप्त हुई हैं, वो हड्डी की सुइयों से क्या करते थे, तो वो टाँके लगाने के लिए उपयोग में ली जाती होंगी। हड्डी की सुइयां जो है जब शरीर में या बॉडी में जो है चीर फांक हो जाती थी या कट फट जाता था, तो उसे जो है टाँके लगाने में हड्डी की सुइयों का उपयोग करते थे। आज भी हम जो है कट फट जाने पर जो है टाँके लगते हैं ना, तो जो है लोहे की या किसी अन्य धातु की जो है सुई बनी रहती है, उसके द्वारा जो है टाँके लगा दिए जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो है मोहनजोदड़ो से हड्डी की सुइयां प्राप्त हुई है, तो कहीं ना कहीं उसका उपयोग जो है टाँके लगाने में किया जाता रहा होगा, ठीक है। वहीं शल्य चिकित्सा की बात करें तो कालीबंगा और लोथल से, कहाँ से, कालीबंगा और लोथल से।
खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। किससे? खोपड़ी की शल्य चिकित्सा। कहीं ना कहीं यहाँ से जो है देखने को मिलता है कि खोपड़ी की सर्जरी की गई है। क्या किया गया है? खोपड़ी की सर्जरी की है। तो इस प्रकार से औषधि एवं शल्य चिकित्सा का सिंधु सभ्यता के लोगों का उत्तम ज्ञान था। तो औषधि और शल्य चिकित्सा में सिंधु सभ्यता के लोगों का उत्तम ज्ञान था। ठीक है, इसके बाद बात करें कि गणित ज्ञान का जो है सिंधु सभ्यता के लोगों को ज्ञान था। तो गणित का ज्ञान भी था सिंधु सभ्यता के लोगों को। गणित ज्ञान का जो ज्ञान है वो किस आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों को गणित का ज्ञान था? क्योंकि वस्तुओं को गिनने के लिए 16 के गुणज का उपयोग करते हैं वो लोग। तो सिंधु सभ्यता के लोग वस्तुओं को गिनने के लिए 16 के गुणज का उपयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट देखें इसमें गणित के ज्ञान में, तो दूसरा पॉइंट क्या रहेगा कि सड़कें एक दूसरे को परस्पर समकोण पर काटती हैं। समकोण पर काटने का मतलब क्या है? 90 डिग्री एंगल पर जो है सड़कें एक दूसरे को काटती हैं। वहीं जो है नालियां ग्रिड पद्धति पर बनी हुई हैं। तो इस आधार पर हम भी कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों को गणित का ज्ञान था। वहीं पैमाने की बात करें तो पैमाना भी एक तरीके से जो है गणित ज्ञान को प्रदर्शित करता है। वहीं मोहरों की बात करें तो मोहरें भी गणित ज्ञान को प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि मोहरें जो प्राप्त हुई हैं सिंधु सभ्यता के अंतर्गत वो वर्गाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं, गोलाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं, घनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो है देखें हम कि सिंधु सभ्यता में ईंट का आकार भी जो है हमें गणित ज्ञान को दिखाता है। और ईंट का जो आकार है वो 4:2:1 में है। 4 मतलब ईंट की लंबाई है, 2 ईंट की चौड़ाई है और 1 ईंट की मोटाई है। तो ईंट का आकार भी सिंधु सभ्यता में गणित ज्ञान का बेहतर उदाहरण है। इसके बाद में देखें हम अगला पॉइंट है कि कृषि तकनीक। तो सिंधु सभ्यता के लोगों को कृषि तकनीक का भी उत्तम ज्ञान था। तो सिंधु सभ्यता के लोगों को कृषि तकनीक का उत्तम ज्ञान था, क्योंकि वो जुताई से परिचित हैं, हल से परिचित हैं। और जुताई का जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, सुरतगई से प्राप्त हुआ है। वहीं कालीबंगा से तो एक ही खेत से 2 प्रकार की फसलें प्राप्त करते थे वो लोग, क्योंकि कालीबंगा से एक ऐसा खेत मिला है जो 2 तरीके से जुता हुआ है, उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो कालीबंगा के लोग हैं वो एक ही खेत से 2 प्रकार की फसलें प्राप्त करते हैं। तो सिंधु सभ्यता से हमें 9 प्रकार की फसलों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। गेहूं और जौ प्रमुख फसलें हैं। वही जो है गेहूं और जौ की किस्में भी प्राप्त होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं जैव प्रौद्योगिकी से भी जुड़े हुए हैं सिंधु सभ्यता के लोग। वही हल की बात करें तो बनावली और बहावलपुर जो पंजाब में स्थित है। बनावली कहाँ है? राखी बनावली कहाँ है? तो बनावली हरियाणा में, और बहावलपुर कहाँ है? पंजाब में। तो बनावली और बहावलपुर से जो है हमें हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके बाद बात करें कि सिंधु सभ्यता के लोगों को धातु विज्ञान का भी बेहतर ज्ञान था, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोगों को धातु गलाने तथा मिश्र धातु बनाने जैसे कांसा बनाने की तकनीक का ज्ञान था। कांसा वो किस प्रकार से बनाते थे? क्योंकि जो कांसा है वो तांबा प्लस टिन से मिलकर बनता था। तो सिंधु सभ्यता के जो जो लोग हैं वो कांसे का निर्माण द्रवी मोम विधि से करते थे, और द्रवी मोम विधि के आधार पर ही उन्होंने जो मोहनजोदड़ो की कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होती है वो द्रवी मोम विधि से ही बनाई गई थी। ठीक है, इसके बाद बात करें अगला है बिंदु रसायन विज्ञान। तो सिंधु सभ्यता के लोगों को रसायन विज्ञान का भी बेहतर ज्ञान था, केमिस्ट्री नॉलेज भी है उनको, क्योंकि सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो जिप्सम का उपयोग कर रहे हैं, बिटुमिन का उपयोग कर रहे हैं। जिप्सम का उपयोग उन्होंने कहाँ किया है? तो मोहनजोदड़ो से जो महास्नानागार प्राप्त हुआ है, महास्नानागार का फर्श और उसकी दीवार की जुड़ाई जिप्सम से की है उन लोगों ने। वही जो है बिटुमिन का प्लास्टर का उपयोग कहाँ किया है उन लोगों ने? तो मोहनजोदड़ो से जो महास्नानागार प्राप्त हुआ है उसकी जो बाहरी दीवार है उसमें बिटुमिन का प्लास्टर का उपयोग किया है। किसका उपयोग किया है? बिटुमिन के प्लास्टर का उपयोग किया है उन्होंने। इसके बाद देखें कि मापतोल की प्रणाली की बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने मापतोल की प्रमाणिक प्रणाली विकसित कर ली थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने मापतोल की प्रमाणिक प्रणाली विकसित कर ली थी। किस आधार पर हम कह सकते हैं कि मापतोल की प्रमाणिक प्रणाली विकसित कर ली थी? क्योंकि हड़प्पा से हमें तांबे का पैमाना प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से हमें सीप या शंख का पैमाना प्राप्त हुआ है, वही लोथल से हमें क्या प्राप्त हुआ है? तो हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। वही जो है मोहनजोदड़ो से और क्या प्राप्त हुआ है?
तो मोहनजोदड़ो से मापतौल की प्रणाली के अंतर्गत जो है सीप या शंख का बांट प्राप्त हुआ है। और मोहनजोदड़ो से ही हमें, जब बांट प्राप्त हो गया तो मोहनजोदड़ो से ही हमें मिट्टी के बने तराजू का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो मोहनजोदड़ो से ही हमें मिट्टी के बने तराजू का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं मापतौल की प्रणाली के आधार पर कि सिंधु सभ्यता के लोगों को जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बेहतर ज्ञान था। इसके अलावा मोहरे, मनके और मृदभांड के आधार पर भी कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है उत्तम ज्ञान था। तो मोहरे देखें हम सिंधु सभ्यता के अंतर्गत, मोहरों के आधार पर हम कह सकते हैं कि गणित ज्ञान का भी ज्ञान था, क्योंकि जो है मोहरे हैं वो वर्गाकार प्राप्त हुई हैं, गोलाकार प्राप्त हुई हैं, घनाकार प्राप्त हुई हैं, बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई। हालांकि जो बेलनाकार मोहरे हैं वो कहाँ की है, वो बेलनाकार मोहर है, वो मेसोपोटामिया की बड़ी बेलनाकार मोहर है और एक फारस की खाड़ी की छोटी बेलनाकार मोहर है। मेसोपोटामिया की बड़ी बेलनाकार मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। वही फारस की खाड़ी की छोटी बेलनाकार मोहर है, वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो लोथल से प्राप्त हुई है। मनके की बात करें तो मनके का उपयोग उन्होंने जो है आभूषण निर्माण में किया है। मनके का उपयोग किसमें किया है, उन्होंने आभूषण के निर्माण में किया है। और मनके सामान्यतः जैसे सोना हुआ, ठीक है, तांबा हुआ, इस प्रकार से जो है मनके का निर्माण करते थे वो लोग। अब मृदभांड की बात करें तो मृदभांड का अर्थ क्या होता है, मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन वो किस प्रकार से बनाते थे, तो वो एक तो हाथ से बनाते थे और एक चाक से। चाक मतलब पहिए का उपयोग करके जो है मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो हाथ एवं चाक निर्मित लाल एवं काले मृदभांड जो है सिंधु सभ्यता के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। इसके बाद परिवहन की बात करें कि परिवहन में सिंधु सभ्यता के लोगों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग किस प्रकार से किया है, तो सिंधु सभ्यता में दो प्रकार के परिवहन देखने को मिलते हैं, एक जल परिवहन और एक स्थल परिवहन। जल परिवहन का उपयोग वो लोग विदेशी व्यापार के लिए करते थे, वही जो है स्थल परिवहन का उपयोग वो अधिकतर आंतरिक व्यापार के लिए करते थे या अंतर्देशीय व्यापार के लिए करते थे। और जल परिवहन हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि वो सिंधु सभ्यता के लोग जल परिवहन का उपयोग करते थे, क्योंकि हमें मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मोहर प्राप्त हुई है जिसमें नाव का अंकन मिलता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो जल परिवहन का उपयोग करते हैं। उसी आधार पर देखें जो स्थल परिवहन है, स्थल परिवहन में वो लोग बैलगाड़ी का उपयोग करते हैं और इक्का गाड़ी का उपयोग करते हैं। बैलगाड़ी का साक्ष्य हमें दायमाबाद से प्राप्त हुआ है, जबकि इक्का गाड़ी का साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो हड़प्पा और चनुदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों आज हमने सिंधु सभ्यता के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी या विज्ञान और प्रौद्योगिकी है वो आज हमने पढ़ ली है। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो टॉपिक है वो हमारा समाप्त होता है। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बाद जो है अगला टॉपिक रहेगा हमारा, वो अगले वीडियो में रहेगा। और आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, जिससे जो है आपका और हमारा जो है चैनल है वो ग्रोथ करेगा। धन्यवाद।